विषय लेखा शास्त्र में कक्षा 12 की हम सेकंड बुक को हल करने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः आपको कंपनी लेखांकन और वित्तीय प्रबंध या वित्तीय लेखांकन से संबंधित बिंदु मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर अंशों से संबंधित और ऋणपत्रों से संबंधित लेखांकन सीखेंगे और साथ ही साथ आप सीखेंगे कि किस तरीके से वित्तीय प्रबंध में कैश फ्लो, अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विवरण, इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 12 की लेखा शास्त्र की सेकंड बुक को, जिसका पहला पार्ट कंपनी लेखांकन या अंश पूंजी के लेखांकन से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। अंश पूंजी के लिए लेखांकन। अंश पूंजी क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें व्यवसाय के स्वरूपों को समझना होगा। कक्षा 11 की अगर मैं बात करूं तो आपने व्यवसाय के स्वरूप, वहां पर संगठन के स्वरूप, व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप को पढ़ा है। संगठनों के स्वरूप की अगर बात की जाए तो आपने पढ़ा है एकाकी व्यापार को, आपने पढ़ा है साझेदारी फर्म को और आपने पढ़ा है कंपनी को। एकाकी व्यापार ऐसा व्यापार जिसे एक ही व्यक्ति चलाता है, एक ही व्यक्ति उसमें पूंजी लगाता है और वही व्यक्ति उसका प्रबंध करता है, यानी कि जहां पर सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है, सीमित प्रबंध की आवश्यकता होती है, वहां पर एकाकी व्यापार उपयुक्त रहता है। फिर बात की जाए साझेदारी की, तो यहां पर सदस्यों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है, अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो तो साझेदारी फर्म के रूप में व्यवसाय को खोला जाता है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के बारे में। कंपनी क्या है? कंपनी वास्तव में वहां ज्यादा उपयोगी होती है जहां पर एकाकी व्यापार और साझेदारी फर्म के जो स्वरूप हैं वो पूर्ण रूप से कारगर नहीं है। कहां पर अगर बात की जाए तो देखिएगा, कंपनी व्यावसायिक स्वरूप का ही एक प्रकार है। ये बात हम कर चुके हैं कि कंपनी जो है वो व्यावसायिक स्वरूप का ही प्रकार है। क्यों? क्योंकि व्यावसायिक संगठन के 3 स्वरूप को मुख्य तौर पर बात की गई है, एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म और कंपनी। तो कंपनी की बात की जाए तो कंपनी जो है वो व्यावसायिक संगठन का ही एक प्रकार है, एक बड़ा प्रारूप है और ये वहां पर उपयोगी है जहां पर साझेदारी फर्म और एकाकी व्यापार पूर्ण तरीके से कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। जब व्यवसाय को चलाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, साथ ही साथ आपके लिए अधिक अच्छे प्रबंध की आवश्यकता हो, तो वहां पर कंपनी व्यवसाय को खोला जाता है, कंपनी व्यवसाय के स्वरूप को अपनाया जाता है। क्योंकि यहां पर अगर सार्वजनिक कंपनी की बात की जाए तो सदस्यों की कोई सीमा नहीं है, कितने भी सदस्य हो सकते हैं और पूंजी को लेकर भी कोई सीमा नहीं है। और व्यवसाय में अधिक प्रबंधन की जरूरत होती है। जहां पर एकाकी व्यापार या साझेदारी फर्म उपयोगी ना हो तो वहां कंपनी जैसे स्वरूप की आवश्यकता अपने आप ही अनुभव की जाती है। अर्थात कंपनी उन व्यवसायों के लिए उपयोगी है जहां पर अधिक पूंजी और अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता होती है। कंपनी से आशय, वह कंपनी कहलाएगी जो कि कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले के किसी अधिनियम में पंजीकृत हो। बिल्कुल, कंपनी के लिए रजिस्टर्ड होना, समामिलित होना और पंजीकृत होना अति आवश्यक है। वह कंपनी जो कंपनी अधिनियम 2013, इस बात का ध्यान रखें विद्यार्थियों कि इस समय वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है। किसी अन्य पूर्व कंपनी अधिनियम 2013 तो जो है वो अभी वर्तमान में आया है, उससे पहले कंपनी अधिनियम 1956 लागू था। तो यदि उस अधिनियम के अंतर्गत या उससे पहले के अधिनियमों के अंतर्गत कोई कंपनी पंजीकृत है तो वो कंपनी की परिभाषा में शामिल की जाएगी। तो कुल मिलाकर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत जो कंपनी होती है वो कानूनन कंपनी कहलाती है। कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हैं? यह एकाकी व्यापार और साझेदारी फर्म से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि इसका खुद का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, इसकी अपनी सार्वभौम मुद्रा होती है, साथ ही साथ इसे कानूनन एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। कंपनी को व्यक्तियों के एक संघ के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि व्यक्तियों का एक समूह है जिसका इसके सदस्यों यानी इसके जो सदस्य होते हैं जिन्हें हम आगे जाकर अंशधारी कहेंगे से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है। कानून की नजर में कंपनी अलग होती है और उसके अंशधारी अलग होते हैं और यह अपने हस्ताक्षर के लिए एक विशिष्ट सार्वभौम मुद्रा का प्रयोग करती है। आइए
अब बात करते हैं कंपनी की विशेषताओं की। निगमित संस्था, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी एक रजिस्टर्ड, एक पंजीकृत और एक समामेलित संस्था होती है। कोई भी कंपनी तब तक कंपनी हो ही नहीं सकती जब तक वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ना हो। एकाकी व्यापार का पंजीयन ऐच्छिक है, साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक है, लेकिन एक कंपनी का पंजीयन अनिवार्य है। जब तक कंपनी का पंजीयन नहीं होगा तब तक कंपनी अस्तित्व में नहीं आएगी। सदस्यों से पृथक अस्तित्व, बिल्कुल, जब ये एक रजिस्टर्ड संस्था है, एक पंजीकृत संस्था है, तो इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, अपने अंशधारियों से अस्तित्व अलग होता है। ये अपने नाम से संपत्तियां क्रय कर सकती हैं, अपने नाम से ही संपत्तियों को विक्रय कर सकती है, अपने नाम से अनुबंध कर सकती है, यहां तक कि अपने नाम का बैंक खाता भी खोल सकती हैं। सीमित दायित्व, वेरी इंपॉर्टेंट, एक कंपनी के सदस्यों का, एक कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। आइए इस बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो व्यापार के 3 स्वरूपों की हम बात करते आए हैं। एकाकी व्यापार, इसमें उसके व्यापारी, उसके स्वामी का जो दायित्व है वो असीमित है। एक साझेदारी फर्म में अब साझेदारों का जो दायित्व है वो असीमित है, जबकि एक कंपनी में उसके सदस्यों का दायित्व सीमित है। किस तरीके से? इसे आप इस तरीके से समझें कि मान लीजिए कि एकाकी व्यापार ने एक व्यापार चालू किया और उसमें 3 लाख रुपए का ऋण लेकर व्यापार में पैसा लगाया। थोड़े समय बाद ही जाकर व्यापार समापन की स्थिति में जाता है या व्यापारी दिवालिया हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यापार है वो अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो स्वामी है उसकी निजी संपत्तियों को बेचकर उन ऋणों का भुगतान किया जाएगा। तो एक तरीके से एकाकी व्यापार में उसके स्वामी का दायित्व जो है वो असीमित है, क्योंकि यदि व्यापार की संपत्तियां अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम नहीं है, अपने ऋणों को पूर्ण रूप से नहीं चुका पाएंगी, तो स्वामी को अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर उन ऋणों को चुकाना होगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो एक साझेदारी फर्म में भी साझेदारों का जो दायित्व है वो असीमित होता है। यदि एक साझेदारी फर्म अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम नहीं है तो अपनी संपत्तियों को विक्रय करने के बाद भी यदि अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम नहीं है तो साझेदारों को अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर उन ऋणों को चुकाना होगा। और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो लेनदार या ऋणदाता हैं वो उन पर अपनी राशि की वसूली के लिए दावा कर सकते हैं। जबकि कंपनी में अगर बात की जाए तो उसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। इसका मतलब मान लीजिए आप किसी कंपनी में अंश खरीदते हैं और आपने 100 अंश खरीदे हैं जिनका अंकित मूल्य 10 रुपए है, तो इसका मतलब आपका दायित्व केवल आपकी पूंजी राशि, अंश पूंजी की जो राशि है वहां तक सीमित है। यदि आपने कंपनी को अंशों की रकम चुका दी तो उसके बाद यदि कंपनी अपने दायित्वों को चुकाने में सक्षम नहीं है तो इसका प्रभाव आपकी पर्सनल या निजी संपत्तियों पर नहीं पड़ेगा। यानी कि आपने अपनी अंश पूंजी को चुका दिया तो आपका दायित्व वहीं तक सीमित है। अब कंपनी अपने दायित्वों को भुगतान करने में सक्षम है या नहीं, इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि सीमित दायित्व का मतलब क्या है। एक कंपनी में उसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की पूंजी तक सीमित होता है। स्थायी उत्तराधिकार, बिल्कुल, जो कंपनी है वो शाश्वत चलने वाली, क्योंकि एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। कंपनी के समापन को छोड़कर कंपनी का जीवन काल बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। एक सार्वजनिक कंपनी में अंशों को हस्तांतरण करने की छूट होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कंपनी के मालिक चाहे बदलते रहें, अंशधारी चाहे बदलते रहें, लेकिन कंपनी का जो अस्तित्व है वो लगातार बना रहेगा यदि कंपनी का समापन नहीं होता है। तो अब तक हमने जिन विशेषताओं की बात करी, कंपनी एक निगमित संस्था है, एक रजिस्टर्ड संस्था है, जब तक उसका पंजीयन नहीं होगा तब तक वह अस्तित्व में नहीं आएगी। सदस्यों से इसका अस्तित्व पृथक है, बिल्कुल, ये अपने नाम से अनुबंध कर सकती है, अपने नाम से बैंक खाता खोल सकती है, साथ ही साथ ये और भी कई प्रकार के व्यवहार एक व्यक्ति की तरह कर सकती है। एक कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है और स्थायी उत्तराधिकार का मतलब है कंपनी का जो जीवन काल है वो शाश्वत लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि कंपनी के समापन की दशा को छोड़कर कंपनी का जो जीवन काल है वो लंबे समय तक
होगा। सार्व मुद्रा, कंपनी एक पृथक अस्तित्व रखती है, कानून की दृष्टि में एक अलग व्यक्ति है, इस कारण वो अनुबंध भी करती है और अपने अनुबंधों को वैध रूप देने के लिए, अपने हस्ताक्षर करने के लिए, क्योंकि कंपनी एक प्राकृतिक व्यक्ति तो है नहीं, कृत्रिम व्यक्ति है, तो वो अपने सिग्नेचर नहीं कर सकती है, लेकिन अपने अनुबंधों को, अपने द्वारा किए गए कार्यों को वैध बनाने के लिए वो उस पर अपनी मुद्रा का प्रयोग करती है। जिन कागजों पर, जिन अनुबंधों पर इसकी मुद्रा लगी होगी वो अपने आप में वैध माने जाएंगे। अंशों का हस्तांतरण यहां क्लियर करना चाहूंगा। कंपनियां दो प्रकार की है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। मुख्य तौर पर निजी कंपनी के सदस्य अपने अंशों का स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों में अंशों के हस्तांतरण को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। वे जब चाहें अपने अंशों को क्रय भी कर सकते हैं और विक्रय भी कर सकते हैं। अभियोग चलाना और अभियोजित होना, इसका मतलब कंपनी कानून की दृष्टि में एक पृथक व्यक्ति है, उसका अपना अस्तित्व है, वो चाहे तो किसी बात को पूरा करवाने के लिए, किसी अनुबंध को पूरा करवाने के लिए तृतीय पक्षकार पर अपना दावा कर सकती है, और तृतीय पक्षकार भी यदि कंपनी से संतुष्ट नहीं है तो वो कंपनी पर भी दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहां पर अभियोग चलाना का मतलब है कंपनी किन्हीं दूसरों पर मुकदमा दर्ज कर सकती है, और साथ ही साथ अगर तृतीय पक्षकार कंपनी से असंतुष्ट है तो वो भी कंपनी पर मुकदमा चला सकते हैं। आइए अब कंपनी की विशेषताओं को समझने के बाद अब बात करते हैं कंपनी के प्रकारों की। कंपनी के प्रकार मुख्य तौर पर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर हमने मुख्य आधारों को लिया है। पहला सदस्यों के दायित्व के आधार पर, और दूसरा जो हमने लिया है वो लिया है सदस्यों की संख्या के आधार पर। तो पहले बात करते हैं सदस्यों के दायित्व के आधार पर। तो यहां पर तीन तरह की कंपनियां हैं। पहली अंशों द्वारा सीमित कंपनी, दूसरी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और तीसरी असीमित कंपनी। अगर मैं बात करूं अंशों द्वारा सीमित कंपनी, जिसका मैं बता चुका हूं, अंशों द्वारा सीमित कंपनी से मतलब ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व उसके अंशधारियों के द्वारा या सदस्यों द्वारा क्रय किए गए अंशों तक ही सीमित है। उन्हें उस राशि का भुगतान करना है, उसके बाद उनका कोई दायित्व नहीं बनेगा, चाहे कंपनी अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम है या नहीं। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों ने कंपनी के ऋणदाताओं को या कंपनी के लेनदारों को एक निश्चित राशि की गारंटी दी है। तो कंपनी यदि समापन में जाती है तो ऐसे सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी तक सीमित होगा, यानी उन्हें उतनी राशि का भुगतान तो करना ही होगा जितनी उन्होंने अपने ऋणदाताओं को या अपने लेनदारों को गारंटी दी है। असीमित दायित्व वाली कंपनी, ऐसी कंपनियां भारत में प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकार की दृष्टि से आपको समझना होगा। असीमित दायित्व वाली कंपनी से आशय ऐसी कंपनियों से है जिनके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात यदि कंपनियां अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम नहीं है तो उसके सदस्यों की निजी संपत्तियों को बेचकर उसके ऋणों को चुकाया जाएगा। लेकिन भारत देश में इस तरह की कंपनियां प्रचलन में नहीं है। ये हुई बात आपके सदस्यों के दायित्व के आधार पर आप कंपनी का जो प्रकार देखते हैं वो तीन तरीके से देखते हैं। सदस्यों सीमित दायित्व के आधार पर, गारंटी के आधार पर और असीमित दायित्व के आधार पर। अब बात करते हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर। तो पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है वो है सार्वजनिक कंपनी, और कंपनी अधिनियम में इसकी परिभाषा थोड़ी सी अजीब दी गई है जो हमने ऐसे के ऐसे यहां उतारी है, लेकिन अगर बात करें तो निजी कंपनी को समझने के बाद आपको इसकी परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। ऐसी कंपनी जो ना तो निजी कंपनी है और ना ही किसी निजी कंपनी की सहायक कंपनी है। कंपनी अधिनियम 2013 में सार्वजनिक कंपनी की यही परिभाषा दी गई है कि ऐसी कंपनी जो कि ना तो निजी कंपनी है और ना ही निजी कंपनी की सहायक कंपनी है, तो हम वो कंपनियां सार्वजनिक कंपनियां होंगी। लेकिन निजी कंपनी क्या होती है, आइए उसकी बात करते हैं। ऐसी कंपनी जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या 200 हो, यानी कि एक निजी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, 200 सदस्य हो सकते हैं, जो जनता में अंशों का निर्गमन न कर सकती हो। यदि इस कंपनी को, एक निजी कंपनी को राशि जुटानी है तो सामान्य जनता में, पूंजी जुटानी है तो सामान्य जनता में अंशों का निर्गमन
नहीं कर सकती और ना ही उसके सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। यानी निजी कंपनी के सदस्य यदि अपने अंशों को बेचना चाहें, विक्रय करना चाहें, तो इसके लिए निजी कंपनी की मनाही है। तो इन तीनों ही विशेषताओं से सार्वजनिक कंपनी का अर्थ स्पष्ट होगा। वहां सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। सार्वजनिक कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है और साथ ही साथ सार्वजनिक कंपनियां जो है उसके सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। इस पर कोई बाउंडेशन या किसी भी तरह की बाध्यता नहीं होगी। एकल व्यक्ति कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी जिसे ओपीसी 1 पर्सन कंपनी भी कहा जाता है, और ये कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने के बाद से इस तरह की कंपनियां अस्तित्व में आई हैं। पहले इस तरह की कंपनियां नहीं हुआ करती थी। तो बात करते हैं ऐसी कंपनी जो भारतीय नागरिक या भारतीय निवासी द्वारा स्थापित की गई है तथा जिसकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए तक सीमित है और साथ ही साथ वार्षिक टर्नओवर यानी कि वार्षिक विक्रय 2 करोड़ से अधिक नहीं है। तो ऐसी कंपनियां 1 पर्सन कंपनियां हो सकती हैं। अगर ये शर्तें पूरी होंगी तो ही एक व्यक्ति इस तरह की कंपनी को खोल सकता है। तो सदस्यों के आधार पर बात की जाए तो सार्वजनिक कंपनी जिस पर सदस्य संख्या की कोई सीमा नहीं है, निजी कंपनी जिस पर अधिकतम 2 सदस्य हो सकते हैं, और एक व्यक्ति कंपनी जिसमें आपको स्पष्ट है कि इसमें व्यक्ति एक ही होगा जो भारत का निवासी या भारत का नागरिक होगा। साथ ही साथ इसमें पूंजी को लेकर भी बाउंडेशन है। अधिकतम प्रदत्त पूंजी 50 लाख और वार्षिक टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से अधिक नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की अंश पूंजी की। आप सभी जानते हैं कि एकाकी व्यापार में पूंजी लगाई जाती है एक व्यक्ति के द्वारा। साझेदारी फर्म में जो पूंजी लगाई जाती है वो लगाई जाती है साझेदार द्वारा, लेकिन एक कंपनी में जो पूंजी लगाई जाती है वो उसके अंशधारी या सदस्यों द्वारा लगाई जाती है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, अतः वह स्वयं पूंजी नहीं लगा सकती। बिल्कुल, ये कोई प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, ये तो कानून की दृष्टि में एक व्यक्ति है, तो ये स्वयं पूंजी नहीं लगा सकता। इन्हें व्यक्तियों से एकत्रित किया जाता है। बिल्कुल, इन्हें व्यक्तियों से एकत्रित किया जाता है और वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? अंशधारी। जो कंपनी में पूंजी लगाएंगे वो क्या कहलाएंगे? अंशधारी कहलाते हैं, एवं इनसे एकत्रित की गई पूंजी अंश पूंजी कहलाती है। अंश पूंजी के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से स्टूडेंट्स बोर्ड में क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा पहला लेक्चर है वो आपकी कंपनी के थ्योरिकल कॉन्सेप्ट को लेकर ही है। अधिकृत पूंजी, जब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है, अपना समामेलन करवाती है, पंजीयन करवाती है, तब वो एक प्रपत्र जमा करवाती है रजिस्ट्रार के यहाँ, जिसे कहा जाता है कंपनी का पार्षद सीमा नियम। उस सीमा नियम में कई तरह के वाक्यों का उल्लेख होता है, जिसमें से एक वाक्य है पूंजी वाक्य, जिसमें कंपनी को इस बात का विवरण देना होता है कि कंपनी अपने जीवन काल में कितनी पूंजी निर्गमित करेगी। तो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित वह पूंजी जिसे कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमित कर सकती है, उससे अधिक पूंजी का निर्गमन नहीं किया जाता, वो पूंजी कहलाती है अधिकृत पूंजी। जरा गौर कीजिएगा, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित वह अधिकतम पूंजी, जब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है तो वो एक प्रपत्र जमा कराती है जिसे कहा जाता है पार्षद सीमा नियम। उस पार्षद सीमा नियम में कंपनी को इस बात का उल्लेख करना होता है कि कंपनी किस प्रकार के कितने अंश पूंजी को जारी करना चाहती है। तो उसी पार्षद सीमा नियम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो एक तरीके से कंपनी की रजिस्टर्ड पूंजी है और कंपनी इससे ज्यादा अंशों का निर्गमन जनता में नहीं कर पाएगी, इससे ज्यादा अंश पूंजी नहीं जुटा पाएगी। तो ये कंपनी की अधिकृत पूंजी कहलाएगी। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित वह अधिकतम पूंजी की राशि जिससे अधिक कंपनी अंश निर्गमित नहीं कर सकती, वो कहलाती है अधिकृत पूंजी। निर्गमित पूंजी आप इस तरीके से लें कि राम लिमिटेड एक कंपनी खोली गई है जिसने 1 लाख समता अंश 10 रुपए वाले यानी 10 लाख रुपए की पूंजी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो 1 लाख अंश राम लिमिटेड एक साथ जारी कर देगी। कंपनी को जितनी आवश्यकता होगी, जितने फंड की अभी जरूरत होगी, जितने रुपयों की जरूरत होगी, उतने अंश वो जारी करेगी। सपोज दैट कंपनी को अभी मात्र 3 लाख रुपयों की जरूरत है, तो कंपनी ने 30,000 अंश 10 रुपए वाले जनता में जारी कर दिए। तो अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित कर दिया गया है वह कहलाता है निर्गमित पूंजी। जरा गौर करें, अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे जनता में निर्गमन के लिए प्रस्तावित कर दिया जाता है वह कहलाती है निर्गमित पूंजी।
अभिदत्त पूंजी, अब आपने निर्गमित कर दिए 30,000 अंश, इसमें से जनता ने कितने खरीदे, सपोज दैट जनता ने 27,000 अंशों का क्रय किया, तो वह कहलाएगी अभिदत्त पूंजी। निर्गमित पूंजी का वह भाग जनता के क्रय हेतु स्वीकार किया जाता है, वह भाग जो जनता ने क्रय हेतु स्वीकार कर लिया है, तो वह कहलाएगी अभिदत्त पूंजी। अगर जनता ने पूरे अंश स्वीकार कर लिए हैं तो वह कहलाएगी, जो निर्गमित पूंजी है वही अभिदत्त पूंजी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अधिकृत पूंजी जिसे कंपनी अपने पूर्ण जीवन काल में निर्गमित कर सकती है। निर्गमित पूंजी वह पूंजी जो कंपनी ने जनता में क्रय करने के लिए प्रस्तावित कर दी है, और अभिदत्त पूंजी निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता ने क्रय करने हेतु स्वीकार कर लिया है। अगली पूंजी आती है मांगी गई या याचित पूंजी। अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो जनता ने क्रय करने के लिए स्वीकार कर लिया है, उस भाग में जो अंशों पर मांगी जाती है, इसमें से कंपनी ने कितनी राशि, सपोज दैट जनता ने 27,000 अंश 10 रुपए वाले क्रय कर लिए हैं, लेकिन कंपनी ने अभी प्रति अंश 5 रुपए की ही मांग की है, 5 रुपए कंपनी आवश्यकता पड़ने पर करेगी। तो कुल मिलाकर अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो जनता से मांग लिया गया है वह कहलाती है मांगी गई पूंजी या फिर याचित पूंजी। अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो अंशों पर मांगा गया है, कंपनी संपूर्ण अंकित मूल्य एक बार में या अंश के अंकित मूल्य को किश्तों में वसूल कर सकती है। जैसा अभी मैंने बताया कि 27,000 अंश 10 रुपए वाले जनता ने क्रय करने हेतु स्वीकार कर लिए हैं। अब कंपनी को यदि आवश्यकता है तो वो 10 रुपए वाले पूरे 10 रुपए को एक साथ अंशधारियों से मांग सकती है, और चाहे तो इस पैसे को किश्तों में भी प्राप्त कर सकती है अपनी आवश्यकता अनुसार। प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल जिसे कहा गया है, मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसका भुगतान अंशधारी ने कर दिया है वह प्रदत्त पूंजी कहलाती है। अब आपने तो 5 रुपए मांगे, लेकिन अंशधारी ने उसमें से मान लीजिए 3 रुपए ही भुगतान किए हैं या 4 रुपए ही भुगतान किए हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि 27,000 अंशों में से 26,000 अंशों ने भुगतान कर दिया है, तो जितना पैसा आपको प्राप्त हो गया है वो कहलाती है प्रदत्त पूंजी। अयाचित पूंजी, अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो अभी तक मांगा जाना बाकी है। याचित पूंजी तो वह कहलाती है जो मांग लिया है, और जो नहीं मांगी है वो कहलाती है अनकॉल्ड कैपिटल या अयाचित पूंजी। लास्ट एंड फाइनल है आरक्षित पूंजी। न मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी आवश्यकता पड़ने पर नहीं बल्कि समापन के समय ही मांगेगी। आप इसे ऐसे समझें, मान लीजिए कंपनी ने 30,000 अंश 10 रुपए वाले जनता में जारी किए, जिसमें से डिसाइड किया कि 8 रुपए तो हम जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब मांग लेंगे, लेकिन 2 रुपए हम कभी नहीं मांगेंगे, बल्कि जब कंपनी समापन में जाएगी और जब दायित्वों का भुगतान करने की जरूरत पड़ेगी तो हम अंशधारियों से ये इस पैसे को मांग सकते हैं। अगर इस तरह का प्रस्ताव कंपनी पास कर देती है तो इस तरह की पूंजी को जो कि समापन के समय ही मांगी जाएगी उसे कहा जाएगा आरक्षित या संचित पूंजी। न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन की दशा में ही मांगा जाएगा आरक्षित पूंजी कहलाती है, और इस तरह का प्रस्ताव पास करने से कंपनी के ऋण पत्रधारियों और अंशधारियों में कंपनी के प्रति विश्वास और बढ़ जाता है। अंशों के प्रकार, अंश 2 तरीके के मुख्य तौर पर कंपनियां जारी करती हैं स्टूडेंट्स। एक होते हैं अधिमान अंश या पूर्वाधिकार अंश जिन्हें इंग्लिश में प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है, और एक होते हैं समतांश जिन्हें इंग्लिश में इक्विटी शेयर कहा जाता है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, पूर्वाधिकार अंश और समतांश अंश 2 तरीके के हैं, इनका इंग्लिश वर्जन भी याद करें। अधिमान अंशों को अंग्रेजी में कहा जाएगा प्रेफरेंस शेयर, और समतांशों को अंग्रेजी में कहा जाएगा इक्विटी शेयर। तो कोई भी कंपनी जो अंश जारी करती है वो 2 तरीके के अंश जारी कर सकती है। पूर्वाधिकार अंशों को, पूर्वाधिकार यानी पहले अधिकार होता है, नाम से ही पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार शब्द का अर्थ होता है पहले अधिकार। इन्हें समता अंशों से पहले लाभांश लेने का अधिकार होता है, और यदि कंपनी कल को समापन में चली जाती है या कंपनी बंद हो जाती है तो दायित्वों का भुगतान करने के बाद जब जो राशि शेष बचती है और उसमें से अगर पूंजी का भुगतान किया जाए तो पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को, सिर्फ समता अंशधारियों से पहले, दायित्वों से पहले नहीं, समता अंशधारियों से पहले भुगतान लेने का अधिकार होता है। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को 2 पूर्वाधिकार है।
पहले प्रत्येक वर्ष जो लाभ हुआ है उसमें से निश्चित दर से इन्हें लाभांश पहले मिलेगा, फिर कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। साथ ही साथ यदि कंपनी कभी भविष्य में समापन में चली जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो दायित्वों का भुगतान करने के बाद जो राशि शेष बचेगी उसमें से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी दी जाएगी, उसके बाद समता अंशधारियों को दी जाएगी, जबकि समता अंशधारियों को किसी तरह का कोई पूर्वाधिकार नहीं होता है। आइए बात करते हैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अंतर्गत अधिमान अंश वह होता है जिसे समता अंशों से पूर्व लाभांश निश्चित दर से, इनके लाभांश की दर निश्चित होती है, वह कंपनी के समापन के समय समता अंशों से पूर्व पूंजी लेने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन्हें दो अधिकार हैं, एक तो प्रत्येक वर्ष लाभों में से हिस्सा इन्हें पहले मिलेगा, जितनी इनकी दर निश्चित है वो मिलेगा, और साथ ही साथ यदि कंपनी समापन में जाती है तो इन्हें समता अंशों से पहले पूंजी लेने का अधिकार होगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अंतर्गत एक समतांश वह है जो अधिमान अंश नहीं है, अर्थात जिसे पूर्वाधिकार नहीं है, अर्थात जिसे पूंजी व लाभांश के संबंध में कोई अधिकार नहीं है, वो समतांश कहलाते हैं। अंशों का निर्गमन। अब अगर हम बात करें तो हमने कंपनी का अर्थ समझ लिया है, कंपनी की विशेषताएं समझ ली है, अंश पूंजी के प्रकार समझ लिए हैं, कंपनियों के प्रकार समझ लिए हैं। अब बात करने जा रहे हैं कि कंपनी किस तरीके से अंशों का निर्गमन करती है। तो अंशों के निर्गमन के लिए कंपनी को एक निर्धारित प्रक्रिया, अगर वो सार्वजनिक कंपनी है, निजी कंपनी तो जनता में अंशों का निर्गमन कर ही नहीं सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी यदि जनता में अंशों का निर्गमन कर रही है तो उसे कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी। सबसे पहले उसे प्रविवरण जारी करना होगा, उसके बाद प्रविवरण जारी करने के बाद उसे जनता से आवेदन पत्रों को स्वीकार करना होगा, और आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद यदि उसे सभी जो भी अंशों, जिन्हें अंश देने हैं, जिन्हें अंश आवेदन पत्र पूर्ण पाए गए हैं, जिन्हें अंश देने हैं, तो उन्हें अंशों का आवंटन करना होगा। तो अंश जारी करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। कंपनी पहले प्रविवरण जारी करती है, फिर जनता से आवेदन मांगती है, और आवेदन की जांच के बाद यदि आवेदन पूर्ण रूप से सही पाए जाते हैं तो उन्हें अंशों का बंटन करती है। यहाँ पर एक शब्द बार बार आएगा स्टूडेंट्स, न्यूनतम अभिधान। इसको आप अभी समझ लें। कंपनी अधिनियम में एक व्यवस्था की गई है कि यदि कोई भी सार्वजनिक कंपनी जनता में अंशों का निर्गमन करती है, जनता में अंशों का निर्गमन करती है, तो उसने जितने अंश जनता में निर्गमित किए हैं उसका कम से कम जो है वो 90% आवेदन प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये न्यूनतम अभिधान है। यदि 90% से कम उसे आवेदन प्राप्त होते हैं तो वो अंशों का बंटन नहीं कर पाएगी और ये सारी प्रक्रिया बेकार हो जाएगी। तो न्यूनतम अभिधान का प्रतिशत है 90%, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। आइए तो अब समझते हैं अंश निर्गमन की प्रक्रिया। कंपनी की पूंजी की विशेषता है कि अंशों की राशि को आसान किश्तों में एकत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल इतना तो आप अब समझ ही गए होंगे कि कोई भी कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार उस पूंजी को इकट्ठा कर सकती है। यदि चाहे तो आसान किश्तों में भी पैसा इकट्ठा कर सकती है, और चाहे तो एक मुश्त भी ले सकती है, जो कि समय के व्यतीत होने के साथ साथ वित्तीय आवश्यकताओं पर एकत्रित किया जाता है। जैसा कि हम कह रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा और कंपनी को जैसे जैसे धन की आवश्यकता होगी वो उस तरीके से एकत्रित किया जाएगा, जिसे आवेदन राशि कहते हैं। जो पहली राशि एकत्रित की जाएगी उसे आवेदन राशि कहा जाता है, और उसके पश्चात जो राशि एकत्रित की जाती है अंश बांटते समय वो बंटन कहलाता है, और उसके बाद की जो किश्तें हैं वो मांग कहलाती है, जिन्हें कॉल कहा जाता है। अंतिम किश्त के आगे अंतिम मांग का प्रयोग होगा। जो सबसे लास्ट की किश्त होगी, मान ली पहली किश्त को एप्लीकेशन कहा जाएगा, दूसरी किश्त को बंटन कहा जाएगा, उसके बाद की किश्तों को मांग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बंटन के बाद 3 किश्तें हैं तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और लास्ट वाली को कहा जाएगा फाइनल कॉल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 4 किश्तें हैं तो पहली को कहा जाएगा एप्लीकेशन, दूसरी को अलॉटमेंट, तीसरी को फर्स्ट कॉल और चौथी को फाइनल कॉल। तो ये कह रहे हैं कि जो अंतिम मांग है उसे फाइनल कॉल कहा जाएगा। अगर 3 किश्तें हैं तो तीसरी किश्त को फाइनल कॉल कहा जाएगा, और पहली और दूसरी फिक्स है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट।
यह अंशों के आवेदन के समय कंपनी द्वारा पूर्ण राशि की मांग के अधिकार को रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी किश्तों में ही पैसा ले। अगर कंपनी चाहे तो आवश्यकता पड़ने पर एक साथ एक मुश्त पैसा भी ले सकती है। अंश निर्गमन की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? जैसा कि आपको बताया गया कि सबसे पहले कंपनी प्रविवरण का निर्गमन करेगी। प्रविवरण का निर्गमन करने के बाद वो जनता से आवेदन की मांग करेगी। जनता से जब आवेदन प्राप्त होंगे और यदि उसे न्यूनतम अभिदान की शर्त को पूरा कर दिया होगा तो वो जनता में अंशों का बंटन करेगी। ये अंश निर्गमन की एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। तो सबसे पहला है विवरण पत्रिका का निर्गमन। इसका मतलब प्रविवरण, जिसमें कंपनी अपने बारे में जानकारी देती है अंशधारियों को। कंपनी सर्वप्रथम जनता में प्रविवरण पत्र जारी करती है। विवरण पत्रिका जनता को एक आमंत्रण होता है, एक जानकारी होती है, एक इनविटेशन होता है कि आइए आप मेरी कंपनी में पैसा लगाइए, कि एक नई कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है और इसको व्यवसाय करने के लिए कोषों की आवश्यकता है। प्रविवरण इस बात की जानकारी देता है कि ये इस प्रकार की कंपनी है जो कि अस्तित्व में आ चुकी है, ये अपना पंजीयन करा चुकी है और इसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए कोषों की यानी धन की आवश्यकता है। इसमें कंपनी के संबंध में पूर्ण जानकारियां, इस विवरण पत्र में कंपनी के संबंध में पूरी जानकारियां दी जाती है और साथ ही साथ भावी निवेशकर्ताओं से एकत्रित की जाने वाली राशि के तरीके लिखे जाते हैं। अब ये पूरा होने के बाद प्रविवरण के साथ ही क्या मांगा जाएगा? आवेदन पत्रों की प्राप्ति। जब जनता में विवरण पत्रिका को निर्गमित कर दिया जाता है तो भावी निवेशकर्ता अंश पूंजी में अभिदान के लिए अपेक्षा करते हैं तथा आवेदन के साथ साथ आवेदन राशि प्रविवरण में विशिष्टीकृत किए गए अनुसूचित बैंक में जमा कराते हैं। अब प्रविवरण जारी होने के बाद जो भी बंदे कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, जो भी कंपनी के सदस्य बनना चाहते हैं, कंपनी के अंशधारी बनना चाहते हैं, वो एक निर्धारित फॉर्म को भरेंगे जिसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कहा जाएगा और कंपनी के प्रविवरण में दिए गए बैंक खाते में उस रकम को जमा कराएंगे और एप्लीकेशन को निर्धारित बैंक में जमा कराएंगे। कंपनी को प्रविवरण पत्र जारी करने के 120 दिन के भीतर न्यूनतम अभिदान प्राप्त करना होगा, यानी 90% सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। सपोज दैट आपने 50,000 शेयर जारी किए हैं तो 50,000 का 90% 45,000 जो है वो उतनी एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। अगर 120 दिन के अंदर आप न्यूनतम अभिदान को प्राप्त कर लेते हैं तो ही आप आगे की कार्यवाही कर पाएंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो जितना पैसा आपके पास जनता का आया है जो कि 90% नहीं है वो पैसा आपको जनता को वापस लौटाना होगा। यदि कंपनी दी गई समयावधि में उपरोक्त राशि प्राप्त करने में विफल या असमर्थ रहती है तो कंपनी आवंटन की प्रक्रिया नहीं कर सकेगी तथा प्रविवरण जारी करने के 130 दिन के भीतर आवेदन राशि को वापस लौटा दिया जाएगा। इन दिनों को ध्यान रखें। सबसे पहले तो न्यूनतम अभिदान कितने दिनों में प्राप्त करना है? प्रविवरण जारी करने के 120 दिन के अंदर और यदि आपने वो प्राप्त नहीं किया है तो आगे आने वाले 10 दिनों के भीतर आपको प्राप्त की गई रकम को वापस लौटाना होगा और अंश निर्गमन की प्रक्रिया यहीं पर रुक जाएगी। अंशों का बंटन ये तभी आगे बढ़ पाएगा जब आपने न्यूनतम अभिदान को प्राप्त कर लिया है। यदि न्यूनतम अभिदान प्राप्त हो चुका है तो एक कंपनी अब कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें पूरा करने के पश्चात अंशों को आवंटित करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। यानी कोई भी कंपनी अंशों का आवंटन न्यूनतम अभिदान प्राप्त होने के बाद ही कर पाएगी। जिन व्यक्तियों को अंश आवंटित किए जाने हैं उन्हें आवंटन पत्र भेजा जाता है, उन्हें अलॉटमेंट लेटर भेजा जाता है, जबकि जिन्हें अंश आवंटित नहीं किए जाने, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी ने 50,000 अंश बाजार में प्रस्तावित किए और आवेदन 55,000 या 60,000 का आ गया तो सबको तो कंपनी अंश नहीं दे पाएगी। तो जिन्हें आवंटन पत्र भेजा जाना है, जिन्हें अंशों का बंटन करना है, उन्हें आवंटन अलॉटमेंट लेटर भेजा जाएगा और जिन्हें आप आवंटन नहीं कर सकते उन्हें खेत पत्र भेजा जाएगा और साथ ही साथ एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी रकम वापस उन्हें लौटा दी जाएगी। जिन्हें कोई अंश आवंटित नहीं किया जाना उन्हें खेत पत्र भेजा जाता है। जब आवंटन किया जाता है तो कंपनी तथा आवेदकों को जो कि अब तक कंपनी के अंशधारी हैं, हाँ जी, आवंटन किया जाता तो कंपनी तथा आवेदक जो कि अब कंपनी के, बिल्कुल जब आवेदन किया तब तो वो आवेदक थे लेकिन अब उन्हें आवंटन पत्र भेज दिया गया है, उन्हें अलॉटमेंट लेटर भेज दिया गया है तो वो कंपनी के अब क्या बन गए हैं? अंशधारी बन गए हैं और आवंटन पत्र भेजते ही उनके मध्य और कंपनी के मध्य एक अनुबंध
हो जाता है, के बीच एक वैध कंपनी के अंशधारी हैं के बीच क्या हो जाता है, एक अनुबंध हो जाता है। किस किस के बीच, कंपनी के बीच और साथ ही साथ जिन्होंने आवेदन किया है और जिन्हें क्या मिला है, अलॉटमेंट लेटर मिला है। अंशों का निर्गमन किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में भी शॉर्ट एंड स्वीट हम यहां पर पढ़ना चाहेंगे। अंशों का निर्गमन कंपनी अधिनियम 2013 से पहले 3 तरीके से निर्गमन किया जाता था। अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, जिसे कहा जाता था एट पार, इशू एट पार। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, जिसे कहा जाता था इशू एट प्रीमियम। और अंशों का बट्टे पर निर्गमन, जिसे कहा जाता था इशू एट डिस्काउंट। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में बट्टे पर अंशों का निर्गमन कोई निर्धारित कुछ शर्तों के अंतर्गत ही हो सकता है, बाकी सामान्य जनता में अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं किया जा सकता। केवल स्वेट इक्विटी शेयर या कुछ शर्तें हैं उनके, यानी कुल मिलाकर अब हम अंशों का निर्गमन सामान्य जनता में 2 ही तरीके से कर सकते हैं, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन और अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। पहले एक उदाहरण देकर हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम ये समझेंगे कि ये क्या है। मान लीजिए एक अंश का अंकित मूल्य तय किया गया 10 रुपए, यानी कंपनी ने एक अंश की जो कीमत तय की है वो 10 रुपए तय की है। यदि कंपनी के अंश बाजार में इतनी आसानी से नहीं बिक सकते हैं या सामान्य तरीके से ही बिक पाएंगे, तो कंपनी इसे अंकित मूल्य पर, यानी 10 रुपए का एक अंश 10 रुपए में ही बेचेगी। तो जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य पर जारी करती है तो ये कहलाएगा अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। लेकिन यदि कंपनी की बाजार में ख्याति अच्छी है, यदि कंपनी के अंशों को खरीदार ज़्यादा हैं, तो कंपनी इस बात का फ़ायदा उठा सकती है और कंपनी इसे अधिक मूल्य पर भी बेच सकती है। यानी 10 रुपये का शेयर कंपनी 10 रुपये का शेयर कंपनी 11 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, इसकी कोई सीमा नहीं है। कंपनी के गुडविल पर डिपेंड करता है, कंपनी की क्षमता पर डिपेंड करता है कि कंपनी अपने अंकित मूल्य के अंश को कितने पर विक्रय कर सकती है। तो 2 तरीके से अंशों का निर्गमन होता है। सममूल्य पर निर्गमन, इसमें अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य पर किया जाता है, इसमें कंपनी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा है, कंपनी को कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन प्रीमियम पर निर्गमन अंकित मूल्य से ज़्यादा पर किया जाता है, जो कि कितना भी हो सकता है, ये कंपनी की क्षमता पर डिपेंड करता है। आइए अब बात करते हैं अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, जब अंशों को अंकित मूल्य पर निर्गमित किया जाता है। अंकित मूल्य का मतलब जो अंश का मूल्य तय किया गया है, जब उस मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो ये अंशों का क्या कहलाएगा, सममूल्य पर निर्गमन कहलाएगा। और अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, जब अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो यह अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है और यह कंपनी के लिए लाभ होता है, इसे अधिलाभ भी कहा जाता है। ये